वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वजीर आजम थे, उनको टेलीविजन से पता चला और वो बड़े उस पे परेशान भी हुए, नाराज भी हुए कि ये मतलब उनको लूप में लिए बगैर कैसे हुआ। फिर एक जगह आपने किस तरह से उस वक्त के जनरल मुशर्रफ ने सदर तारड़ साहब को रिमूव करने के लिए किस तरह से वो जाकर कहा, वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। तीसरा, राहील शरीफ साहब का भी जिक्र मुझे याद है कि किस तरह से आपने बताया कि आपको खुद मियां साहब ने ये बात बताई थी कि उनकी एक्सटेंशन के हवाले से उन पर किस तरह से जोर डाला गया, उस कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र किया गया और फिर वो सारी चीजें भी सामने हैं। मेरे दो सवाल है राहिल शरीफ साहब के हवाले से मैं जरूर करूंगी कि ख्वाजा आसिफ का आज जो इंटरव्यू है, बड़ी ब्रीफली बताइएगा कि आज जब आप तहरीर लिखेंगे तो क्या हम ये समझें कि वो ताकत जहां से ये हुकूमतें चलाई जाती थी फिल वक्त इस पूरे माह में या इमरान खान साहब जाने के बाद वो ताकत अब एग्जिस्ट नहीं करती, उस तरह की प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता? देखिए नादिया, ये बड़ा अहम और बड़ा नाजुक सा सवाल आपने किया है, जिसकी थोड़ी सी दाद भी मैं आपको देना चाहता हूँ और शाबाश भी देना चाहता हूँ। मामला ये है कि ये जो चीजें होती है ना, ये जब आप इक्तदार की राहदारियों के अंदर, फैसला साज शख्सियात के अंदर, फैसला साजी के दायरे के बिल्कुल महदूद हल्के के अंदर जब आप मौजूद होते हैं ना, तब आपके इल्म में आती है। आप जरा सा बाहर जब निकल जाते हैं तो आपके इल्म में नहीं होता है। जैसे ये मैंने बातें लिखी कि मुशाहिद हुसैन साहब ने ये कहा, या मैंने ये कहा कि राहील शरीफ साहब ने खुद कहा था मियां साहब से कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, या डॉन लीक्स के कुछ मामला आते हैं, या और जो मैं कालमों में लिखता रहता हूँ, तारड़ साहब का मामला है कि किस तरह 5-6 जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि आप इस्तीफा दें। ये बात अगर मैं वहां ना होता तो किसी के इल्म में ना होती। लिहाजा 3.5-4 साल के दौरान खान साहब का और उनका मामला क्या रहा, ये मुझे नहीं पता। ये उन्हें या उनके बहुत करीबी दोस्तों को पता होगा। उनमें से अगर कोई कालम निगार कल निकला या किसी ने किताब लिखी तो शायद बहुत सी बातें सामने आ जाए, मुझे कुछ नहीं मालूम। जहां तक मौजूदा हालात का ताल्लुक है, ये तो 1 महीना हुआ है इस हुकूमत को। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी दखलंदाजी हुई है या कोई ऐसी नौबत ही आई है कि दखलंदाजी हो। तीसरी बात, जो अगर राहील शरीफ साहब की आप कर रहे हो, जी ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जरा नाजरीन को भी बता देना कि बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और एक तरह से ये नया, मैं कहूंगी कि आपकी तहरीर जिसमें राहील शरीफ साहब का जिक्र आपने किया कि किस तरह से मियां साहब से एक्सटेंशन मांगी गई, न देने के हवाले से क्या कुछ उनको बताया गया कि क्या कुछ हो सकता है उनके साथ, और फिर वो बाकायदा पनामा पेपर्स एंड वो सारी चीजें जो है सामने भी आई कि क्या फिर उनकी सजा भी हुई, उन्हें कॉन्विक्ट भी किया गया। आज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि राहील शरीफ साहब ने कभी एक्सटेंशन नहीं मांगी। ख्वाजा साहब की अपनी मालूमात होंगी, लेकिन मेरी जो मालूमात है मैं उन पे कायम हूँ, और मेरी मालूमात कोई ऐसी नहीं है कि मुझे किसी ने बताया हो कि जी ये मामला हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, मियां साहब ने गालिबन गिलगित जाना था और मैंने रात को उन्हें फ़ोन किया कि मुझे एक ज़रूरी काम है आपसे और ज़रूरी बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने गिलगित जाना है 10 बजे, तो आप 9 बजे आ जाएं। मियां साहब की आदत है, वो बहुत सवेरे उठते हैं और सवेरे दफ्तर आ जाते हैं। तो मैं 9 बजे पहुंच गया। बैठ के मेरे हाथ में फाइल थी और मैंने कहा जी कि ये चंद चीजें आपसे डिस्कस करनी है। तो उन्होंने फाइल मुझसे ले ली, एक तरफ रख दी और कहा कि ये मैं पढ़ लूंगा अभी जहाज में, पहले आप मेरी बात सुने। तो उन्होंने, नादिया, मैं कभी किताब लिखूंगा तो वो सारी बातें आ जाएंगी, उन्होंने कोई आध पौन घंटा मुझसे बड़ी तफसील से एक कहानी सुनाई, जिसमें मैं ये लफ्ज शायद कहना चाहिए कि बड़ी दर्दमंदी थी उनके अंदाज में, और यूं लगता था जैसे वो बड़ी मुश्किलात में गिरे हुए। और इस दौरान एडीसी 2 दफा आए कि जी लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी कि इसकी वजह क्या है, ये जो आप इतनी लंबी कहानी आपने सुनाई है। तो ही सेड जस्ट वन वर्ड, एक्सटेंशन। मैंने कहा जी अच्छा, मामला यहाँ तक, वो तो कह चुके हैं कि मैंने चले जाना है, एक्सटेंशन नहीं लेते। कहते हैं ये कहानी मैं फिर सुनाऊं। मुझे जो मालूमात मिली हैं वो ये थी कि उन्होंने खुद कहा बराह रास्त, और ये जुमला भी मैंने मियां साहब से सुना कि काश वो मुझसे बराह रास्त आके एक्सटेंशन की बात ना करते, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं आपको ये राय देता हूं, अगर आपको उलझन है कोई तो आप तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को एक्सटेंशन दे दे ताकि मैं सिंगल आउट ना हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मुश्किल है तो आप मुझे बना दें
फील्ड मार्शल बना दें, उसके साथ ही एक्सटेंशन हो जाएगी। फिर अब मुझे और भी बहुत सी बातें इस सिलसिले में याद है। मुझे रत्ती बराबर शक नहीं है कि राहिल शरीफ साहब ने एक्सटेंशन की बराह रास्त की दरखास्त की, बिलवास्ता भी की, और जितना मुमकिन हद तक दबाव हो सकता था वो भी इस्तेमाल किया। देखिए, क्या आपका ख्याल है जनरल बाजवा ये तकरीर करते हैं कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है? क्या आपके ख्याल में वो ये कहना शुरू कर दें कि मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूं, मैं ठहरूंगा? और आप उनको ऐसा समझते हैं कि वो कहें कि मैं तो नहीं जाना चाहता, मैं ठहरना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे? कोई भी नहीं कह सकता। मतलब आपको यही कहना है? राहिल शरीफ भी यही कहते रहते कि मैं जा रहा हूँ, चाहे अंदर से मांग रहे हो। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ इट्स अ गेम ऑफ पॉलिसी एंड पोस्चर। पोस्चरिंग आप देख रहे हैं कि ही सेज आई एम रेडी टू गो। बाकी गवर्नमेंट की स्वीट विल है, वो किसी को रखना चाहे, किसी को भेजना चाहे, रिक्वेस्ट करे कि यू मे कंटिन्यू, रिक्वेस्ट करे कि आपको का सरकार के मुलाजिम है, सरकार अगर उनसे काम लेना चाहेगी तो वो इनकार नहीं कर सकते। जनरल तो रिटायरमेंट के बाद भी वापस कॉल हो सकता है। तो वो ये तो फिर ऑन सर्विस है। तो मैं पॉलिसी और पोस्चर के खेल समझता हूँ, उन्हें यही कहना चाहिए। आपके ख्याल में वो क्या कहें? मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, मैं तोसी लूंगा, मैं रहूंगा, मैं अगले 3 साल हूँ। क्या आप उनसे ऐसी तकरीर की तवक्को रखते हैं? मतलब मैं ये समझूं कि आपका मौक़िफ़ ये है कि जमीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद। आप जो भी कह लें, मेरा मतलब है कि मैं समझता हूँ कि जो वो कह रहे हैं उन्हें वही कहना चाहिए, और वो इसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकते। देखिए ना, एक आदमी के रिटायरमेंट करीब है, उससे पूछा जाए आप रिटायर होंगे, वो कहेगा जी मैं होऊंगा। उसे कहे जी आपकी डेट 28 नवंबर है, आप घर चले जाएंगे, वो कहेगा जी मैं घर चला जाऊंगा। ये तो दूसरों ने कहना है ना कि आप रहें, हमें आपकी जरूरत है, वी वांट यू स्टिल टू सर्व पाकिस्तान। तो वो कह देंगे जब वक्त आएगा। अभी बीच में लॉन्ग मार्च है, ये गुजर जाए, और बहुत से देयर आर मेनी ब्रिजेस टू क्रॉस इन बिटवीन, वो गुजर जाएंगे। तो वो कहने का वक्त भी आ जाएगा हुकूमत का, वो कि जब वो वक्त आ जाएगा तो हुकूमत वो कहना शुरू कर देगी। इसमें कौन सी ऐसी बात है? मखलूत हुकूमत है, कोई एक इत्तेहादी भी कहना शुरू हो जाएगा तो वो मखलूत हुकूमत मान जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले कह चुके हैं कि ही शुड कंटिन्यू। लंदन में क्या फैसला हुआ है, और आगे अगर कौमी असेंबली की जॉइंट सिटिंग होनी है तो उसमें क्या होना है, और जो आपको तैनाती के हवाले से इबाहम है, वो तो मेरे दोस्तों आपका वो इबाहम को 28 नवंबर तक रहेगा। क्योंकि और मैं आपको बताऊं, ये शरीफ का स्टाइल है। उन्होंने राहील शरीफ को 27 नवंबर को शाम 6 बजे अनाउंस किया था, 29 नवंबर को उसने चार्ज लेना था, 28 का एक दिन था दरमियान में। और इसलिए अगर अव्वल तो मुझे नहीं लगता कोई नई तैनाती हो रही है, और मेरा ख्याल है कि जो लोगों के इशारे हैं वो किसी दुरुस्त सिमत जा रहे हैं कि मुझे फिलहाल किसी नई तैनाती भी होगी और मौजूदा भी कायम रहेंगे। रास्ता तो ये तलाश किया जा रहा है कि जो एक 4 स्टार जनरल की प्रमोशन होनी है वो प्रमोशन भी हो और मौजूदा 4 स्टार भी कायम रहे। तो इसका कोई रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये कितनी कामयाब होती है, कितनी नाकाम होती है, ये तो अभी वक्त बताएगा, और ना मेरे पास कोई इल्म गायब होता है। हम तो अपनी अकल समझ के मुताबिक कोई तज्जिया, कोई एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि फौज के अंदर एक गम गुस्सा मौजूद है। देखें, जो हरकत इमरान खान साहब करने जा रहे थे कि अगर डीजीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती तो पूरी दुनिया के पास एक एविडेंस आ जाता कि आईएसआई एक रोग एजेंसी है जो असैसिनेशंस कराती है, और उस अपने लीडर, मुल्क के लीडर के खिलाफ भी अक्सर तो दुश्मन ममालिक जो हैं एजेंसीज पर इल्जाम लगाते हैं। हम अपने ही मुल्क में अपनी प्रीमियर एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कर लेते और कहते कि जी उसने असैसिनेशन अटेम्प्ट की है। मतलब इससे बेहतरीन वाइल्ड कार्ड भारत को तो दिया ही नहीं जा सकता था कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाए या कहीं और चला जाए। आपको याद होगा एक दौर में न्यूयॉर्क टाइम्स में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इश्तिहार भी छप गए थे रोग आर्मी के। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था।